तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, तो आप लोग का स्वागत है आप सबका अपना परिवार मैथ वाला रवि शर्मा। तो मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, आप लोग को पता होगा कि आपके भैया एक सीरीज का आगाज कर चुके थे। जिस सीरीज का नाम क्या है, जल्दी जल्दी बताओ क्या नाम है। तो जिस सीरीज का नाम है मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, क्या नाम है जल्दी बताओ। ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक सीरीज 2011 से 2025। इस सीरीज में आप लोग का एकदम बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे भाई। और इस सीरीज में क्या किया जा रहा है तो जल्दी बताओ। तो इस सीरीज में 2011 से 2025 तक जितने भी क्वेश्चन मैथ में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन खात्मा किया जा रहा है, वो भी आपको फेफड़ा और दिल और दिमाग तीनों में घुसाकर मेरे प्यारे भाई। तो आज हम इस सीरीज का हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई। तो आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर? तो 3 पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर। यार इस चैप्टर का नाम क्या है? तो इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसका आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन क्लास। यानी कि इस चैप्टर का आज पार्ट नंबर 1 है, लेक्चर फर्स्ट है, यानी कि पहला लेक्चर है मेरे प्यारे भाई। इस यानी इसके पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुका है। पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या, उसको 9 लेक्चर में कंप्लीट किया है। और जो दूसरा लेक्चर है दूसरा चैप्टर है, उसको हम 6 लेक्चरों में कंप्लीट किए हैं। तो वो अगर नहीं देखे मेरे प्यारे भाई तो जाकर देख लीजिएगा, तो और देखिएगा तो समझ में आएगा। तो ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप नहीं देखें चैप्टर 1 और 2 का वीडियो, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का वीडियो बढ़िया से लेक्चर को करके और कॉपी में नोट कर लीजिएगा सारे क्वेश्चन को। इससे बाहर आपको मैथ में पूछने वाला नहीं है मेरे प्यारे भाई। तो अभी लघुत्तरीय, पहले तो इंट्रोडक्शन आज क्लास है, तो इंट्रोडक्शन क्लास के बाद लघुत्तरीय बताएंगे। लघुत्तरीय के बाद अगर इस चैप्टर से दीर्घोत्तरीय पूछता होगा तो दीर्घोत्तरीय जो भी पूछा गया 2011 से 2025 तक सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आज हम पढ़ेंगे क्या, इसके बारे में जानेंगे मेरे प्यारे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। ध्यान से देखिएगा, बस आप जितने भी चीज लिखवाएंगे सारे को नोट कॉपी करते चलिएगा। यानी आज हम क्या करेंगे तो इंट्रोडक्शन क्लास। कौन सा चैप्टर का? तो चैप्टर 3 का, जिसका नाम क्या है तो ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक जो चल रहा है उस चैप्टर, उसमें चैप्टर नंबर 3 आज पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर? तो 3 नंबर मेरे प्यारे भाई एवं बहनों। तो दीदी लोग आप लोग देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे क्या है तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिस चैप्टर का नाम क्या है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये चैप्टर नंबर 3 है और लेक्चर नंबर चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 1 है मेरे प्यारे भाई, इंट्रोडक्शन क्लास। यानी कि आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन क्लास, यानी कि इसके बारे में जानेंगे, इसका परिचय जानेंगे, क्या क्या होता है इसमें, कुछ नोट पॉइंट होती है वो लिखेंगे, कुछ फार्मूला होता होगा तो फार्मूला लिखेंगे, यही सब जानेंगे। मेरे बेसिक चीज होती है वो बेसिक नींव तैयार करेंगे इस चैप्टर का 2 क्लास में। एक क्लास इंट्रोडक्शन क्लास ये है, एक क्लास और होगा मेरे प्यारे भाई। तो 2 क्लास में इसका नींव तैयार करेंगे। उसके बाद जो आपका लघुत्तरीय क्वेश्चन पूछा उसका हम सॉल्यूशन तीसरा क्लास से चालू करेंगे मेरे प्यारे भाई। आज 2011 से 2025 तक जो भी क्वेश्चन पूछा है उसी का क्या करते हैं तो हम लोग खात्मा करते हैं। तो चलिए सबसे पहला आपका क्या है तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर का नाम क्या है मेरे प्यारे भाई? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण आखिर है क्या, ठीक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण कुछ नहीं मेरे प्यारे भाई, आप लोग समीकरण जानते होंगे। तो समीकरण क्या होता है भैया? यानी कि जो अंक और चर की मदद से लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं तो उसी को हम समीकरण कहते हैं। आप बोला है दो चर वाला, तो जिसमें दो चर उपस्थित हो उसे क्या कहेंगे तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। पहले समीकरण देखते हैं। तो समीकरण जैसे यहाँ पे 5x और प्लस 9 और बराबर 0 लिखा है, तो एक बार का क्या हुआ मेरे प्यारे भाई तो समीकरण हो गया। इसमें चर भी उपस्थित है और अचर भी उपस्थित है। तो जिसमें चर और अचर दोनों उपस्थित हो उसकी मदद से जो बनती है आपका लाइन या फिर जो भी बनता है, इसी को हम क्या कहते हैं तो समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू लोग? तो समीकरण कहते हैं। तो अब हम समीकरण नहीं पढ़ेंगे, समीकरण हम पिछले कक्षाओं में यानी 9th में पढ़ चुके थे समीकरण क्या होता है। आज हम क्या पढ़ेंगे तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। तो चलिए देखते हैं, डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण आखिर होता क्या है। हम चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो मेरी प्यारी बहनों लोग, सबसे पहले हम जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण आखिर होता क्या है। तो देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे लिखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है तो इसके बारे में। तो जिस समीकरण में दो चर x, y, यहाँ m और n भी हो सकता है, a और b भी हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है, यानी कि दो चर होना चाहिए। यानी चर का कहने का मतलब जिसका वैल्यू आगे चल के कुछ बदले, यानी x का कुछ वैल्यू है, y का कुछ वैल्यू है, उसी को हम क्या कहते हैं चर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जिस समीकरण में दो चर x, y उपस्थित हो उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। कुछ नहीं, सीधा सीधा समझिए कि आपको जैसे यहाँ पे 5x प्लस 9 लिखल है और बराबर 0 है, तो यहाँ में चर कौन होगा भैया, अचर कौन होगा, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो ये जो अंक होता है, जो वास्तविक संख्या होती है उसको हम अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। इसका मान बदल नहीं सकता। और जो x और y वाला टर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं बाबू लोग? तो उसको बोलते हैं भैया
चार पद, क्या बोलते हैं चार। तो जो x है यहाँ पे क्या है तो चार। आप बताओ कि में चार कै गो है तो एगो है भैया, तो यानी कि रैखिक समीकरण हो गया। अब इसी में दो चर होता, यानी यहाँ पे लिखा रहता 5x प्लस 9y बराबर 0। तो आप यहाँ पे ध्यान देना, इसमें क्या चर हो गया तो एगो y और एगो x दो चर हो गया। तो इसी को कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण मेरे प्यारे भाई। के चर है तो एक और एक दो चर है, x और y हुआ ना तो दो चर हुआ ना, तो दो चर जिसमें उपस्थित रहे उसे क्या कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। आई भैया ये हो सकता है क्या x प्लस y और बराबर 0, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो बिल्कुल है, इसमें भी दो चर है कि नहीं तो हाँ भैया x है और y है, दो चर उपस्थित है, इसे भी क्या कहेंगे तो दो चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे मेरे प्यारे भाई। यानी कि जिसमें जिस पद में या जिस समीकरण में दो चर उपस्थित हो उसी को हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। क्या तो जिस समीकरण में दो चर x y उपस्थित हो उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं उदाहरण में मेरे प्यारे भाई, उदाहरण में आप लिख सकते हैं 5x प्लस 9y बराबर 0। जैसे देखो यहाँ पे एगो चर x है एगो चर y है, दो चर उपस्थित है तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ भी देखो एगो y है यहाँ x है, उलट पलट के लिखा रहेगा, बस दो चर होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। यहाँ m और n भी हो सकता है तो भी क्या कहलाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएगा। जैसे यहाँ पे लिख दे सकता है 5m प्लस 4n बराबर 0, तो ये भी क्या कहलाएगा ये भी दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखो दो गो चर एगो m और एगो n, दो गो चर है इसलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएगा। अब आगे देखेंगे तो दो चर वाले रैखिक समीकरण कुछ इसी प्रकार से, जिसमें दो चर उपस्थित हो उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, अब हम आगे क्या जानेंगे मेरे प्यारे भाई, तो आगे जानेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो याद रखिएगा, चलिए बताते हैं आपको कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो ध्यान में रखिएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप का यही होता है मेरे प्यारे भाई। तो क्या होता है भैया, तो देख लीजिएगा a1x, यहाँ पे a1 कहे दिए भैया, b1 कहे दिए और c1 कहे दिए। तो कुछ नहीं मेरे प्यारे भाई, इसमें दो होता है इसलिए एक और दो से डिनोट कर दिए बस दोनों को। ठीक है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अब यहाँ पे a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। कहने का मतलब है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपका कितना रैखिक समीकरण होना चाहिए, दो समीकरण होना चाहिए। कितने समीकरण, दो समीकरण। एक समीकरण ई हो गया, दूसरा समीकरण ए हो गया, और दोनों में कितना चर होना चाहिए तो दो दो चर होना चाहिए। कितने चर मेरे प्यारे भाई, तो दो दो चर बहन लोग, दो दो चर होना चाहिए। तो बहने लोग आप लोग बताइएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण में कितने चर होना चाहिए, तो बोलेगी बहने कि बोलो जल्दी दीदी लोग जल्दी बताओ, तो दो चर भैया। अब यहाँ पे ध्यान देना, जैसे दो चर यहाँ है कि नहीं, x और y, यहाँ भी x और y, तो दो चर है ना, तो हाँ भैया। अब देखो जहां पे अगर बात किया जाए इसका क्या हो गया, तो व्यापक रूप हो गया किसका, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का। क्या होता है व्यापक रूप, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जहां थोड़ा सा ध्यान देना है, इसी में जहां कुछ नोट पॉइंट है, जहां a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, वास्तविक संख्या है, और जो x और y है ना वो चर है। कौन सा वैल्यू है बाबू, चर। और ए जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 है वो आपका वास्तविक संख्या, यानी कि इसका कुछ मान होगा। a1 के जगह 5 6 हो सकता है, b1 के जगह, जैसे एग्जांपल यहाँ कैसे दिए उस प्रकार से a1 और b1 और c1 a2 b2 और c2 के जगह कुछ ना कुछ मान दिया रहेगा। 0 5 6 10 11 ऐसे करके आपको मान दिया रहेगा। तो ये क्या हो गया आपका मेरे प्यारे भाई, व्यापक रूप हो गया। किसका व्यापक रूप हुआ, तो जल्दी बताओ, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई, तो ये नोट कर लो, जल्दी से नोट कर दो मेरे प्यारे भाई। इसको पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या कहता है। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े, अब इसमें जुड़ जाएगा थोड़ा सा युग्म। पहले इसको छाप लो, हट जाते हैं थोड़ा सा, हटेंगे, छाप लिए। चलो अब इसको मिटाते हैं, अब थोड़ा सा युग्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे बहन लोग और भाई लोग, दोनों जल्दी जल्दी बताओ। अगर हम जाते भाई का नाम लेते हैं तो बहन लोग गुस्सा हो जाती है, और बहन के जाते नाम लेते हैं तो भाई बहन गुस्सा हो जाता है। तो टेंशन नहीं लेना, नाम लेने से कुछ ना, भाई और बहन कैसे काची हो जाएगा, दोनों को समान हम मानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना, जैसे आप पढ़ेंगे युग्म, क्या पढ़ेंगे बाबू लोग, तो युग्म पढ़ेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म।
ठीक है। आपका नोट्स तैयार किए मेरे प्यारे भाई, लिख के बैठ के आपका ब्रिलियंट के क्वेश्चन बैंक उठाते हैं, कुछ बुक उठाते हैं जैसे केसीसी ना एनसीईआरटी, कई सारे पब्लिकेशन के हम नया नया ऑब्जेक्टिव वाला जो होता है उसको उठा के आपका नोट तैयार करते हैं इंट्रोडक्शन क्लास का, और उसी से हम यहाँ पे बताते हैं मेरे प्यारे भाई और प्यारी बहनों। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप क्या पढ़ेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में जानेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे इसका लिख दीजिएगा, इसका डेफिनेशन या फिर जो भी इसके बारे में लिखना है लिखिएगा। दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों, दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों को एक साथ दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों को एक साथ लेने पर उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। एक बार पढ़िएगा मेरे प्यारे भाई, क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किसको कहते हैं? तो दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों को एक साथ लेने पर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। युग्म यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? तो युग्म कहते हैं। कहने का मतलब इसमें कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पे दो चर और यहाँ पे क्या है, तो दो चर वाले दो रैखिक समीकरण लेना है, क्या को? तो दो यानी जोड़ा लेना है। कहने का मतलब जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखा जाए तो उदाहरण में आपका ध्यान देना क्या हो जाएगा, तो 9x प्लस 5y बराबर 0। अब मेरे में साथ साथ रहेगा मेरे प्यारे भाई, जैसे 3x प्लस 8y बराबर 5। ये देखो इसमें क्या है, तो दो है, यानी क्या बोला, तो दो चर वाले दो रैखिक समीकरण, क्या बोल, तो दो रैखिक समीकरण, यानी कि एक समीकरण ये हो गया, दूसरा समीकरण ये हो गया। कितने समीकरण चाहिए? दो समीकरण। तो जिसमें दो समीकरण साथ में रहेगा उसी को हम क्या कहेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, साथ में रहने वाला। तो ये हो गया दो जहां पे समीकरण रहेगा उसी को हम क्या बोल देंगे? युग्म बोल देंगे। जैसे एक एग्जांपल ये हो गया, दूसरा एग्जांपल आप दूसरा नंबर एग्जांपल लिखना चाहें तो जैसे 3x प्लस 4y बराबर में 13, 4y बराबर 13, यहाँ पे 5x माइनस 8y बराबर में 5, ये दूसरा एग्जांपल हो गया। तो इस प्रकार से कई सारे आप एग्जांपल आप ले सकते हैं और हो भी सकता है मेरे प्यारे भाई, जिसमें दो यानी जोड़ा लग के दो समीकरण उपस्थित हो उसी को दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म करते हैं। बस यही था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मेरे प्यारे भाई। अब हम पढ़ेंगे क्या, तो चलिए देखते हैं। तो अब हम देखेंगे अगला नोट पॉइंट, कुछ और नोट पॉइंट है, उस अगला नोट पॉइंट को देखते हैं कि नोट पॉइंट क्या कह रहा है। तो नोट पॉइंट आपका अगला कह रहा है मेरे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, ध्यान दीजिएगा। बहन लोग आप लोग ध्यान दीजिएगा विशेष, ठीक है ना, भाई लोग देवे करते हैं, तुम लोग भी देना। जैसे बोल रहा है अगला नोट पॉइंट की रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि युग्म करने का मतलब क्या होना चाहिए, तो दो, देखो एगो यहाँ पे एगो यहाँ पे, कितने समीकरण रैखिक, जैसे युग्म की बात किया जाए वैसे ही कितने समीकरण मेरे प्यारे बहने एवं भाई लोग, तो दो होना चाहिए। जैसे रैखिक समीकरण युग्म में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 तो हो, तो इसके अनुसार कुछ शर्त है, यानी कि जब दो यहाँ पे समीकरण रहेगा बाबू, युग्म दो समीकरण युग्म रहेगा तो वहां पे कुछ शर्त होता है। उस शर्त को हम देखेंगे कि उस शर्त का क्या नाम है, क्या होता है, शर्त हम जानेंगे। तो यहाँ पे चलिए शर्त जानते हैं मेरे प्यारे भाई। अगर ये ऐसा होता है जहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या है, तो वास्तविक संख्या। उस प्रकार से अगर ऐसा रहता है तो वहां पे कुछ शर्त होता है, उस शर्त को देखेंगे। तो शर्त आपका यह है कि यदि a1 बटा a2, यानी कहने का मतलब इसका a1 ये a2, अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, यानी कि अगर इसका समीकरण लेना a1 ले और इसका a2 ले और दोनों का क्या करें, अनुपात करें, और इसका b1 ले इसका b2 ले और दोनों का अनुपात अगर आपस में बराबर नहीं है, क्या है मतलब 3 बटा 4,
3/4 और यहाँ पे आ जाए 5/4, तो ये दोनों बराबर है तो नहीं है। अगर ऐसा रहे समीकरण के अंतर्गत तो यहाँ पे अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब क्या होता है हम आगे बताएंगे। अद्वितीय का मतलब ऐसे समझ लो कि एक हल होगा। एक हल का मतलब एक जगह पे प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी? तो रेखा प्रतिच्छेदी, ग्राफ में कैसा कटेगा तो प्रतिच्छेदी कटेगा, यानी एक जगह पे कटेगा। देखो यहाँ पे बात को समझना, जैसे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 कैसे होगा। जैसे बाबू यहाँ पे लिखा हुआ है 3x + 5y और +9 और बराबर क्या लिखा हुआ है 0। अब यहाँ पे एक और लिखा हुआ है 8x और +12y और +13 और बराबर 0। अब देखो यहाँ से तुमको खोजना है क्या a1 और a2। तो a1 का मान कितना है? तो a1 1 से गुना किया ही ना, a1 ही है, फिर a2 ही है, सॉरी a1 है, b1 है, c1 है, a2 b2 और c2 है। तो ये तो पता है कि ऊपर वाला समीकरण 1 में a1 b1 और c1 है, नीचे वाला में a2 b2 c2 है। और a1 b1 c1 a2 b2 c2 होता है क्या? तो वास्तविक संख्या होता है। तो वास्तविक संख्या यही सब है 3 5 9 8 12 13। तो हाँ भैया यही ना होता है दीदी, तो जल्दी बताओ। हाँ भैया यही होता है। अब यहाँ पे देखना है कि a1 और a2 लेना, तो a1 का मान कितना 3 है भैया, और a2 का मान कितना तो 8 है, तो बटा 8 a1/a2 लिखे और यहाँ पे बराबर नॉट इक्वल टू देना, तो नॉट इक्वल टू देंगे। अब क्या b1/b2 है, तो b1 का मान कितना है तो 5 है भैया, b1 का मान 5 है तो 5, और बाटा में b2 होता है, b2 का मान कितना 12। ये दोनों का भी आपस में बराबर होगा तो नहीं होगा। तो जब ऐसा हो ना तो इसका पूछे कि हल कैसा होगा, तो अद्वितीय हल होगा। और ग्राफ कैसा बनेगा तो प्रतिच्छेदी बनेगा। ये प्रतिच्छेदी क्या होगा इसको हम बताएंगे। साथ साथ संगत क्या लिखेंगे, संगत ही बगल में लिख देना, संगत हल होता है। इसका रूप पूछे तो कैसा रूप होता है तो संगत होता है। कैसा रूप होता है मेरे प्यारे भाई? संगत। और अब जब ऐसा रहे यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो इसका अद्वितीय हल होना है। ये नहीं कि एक से एक ही हल होगा। कितना अद्वितीय कहने का मतलब एक हल, यानी एक जगह पे काटेगी। ग्राफ कितने जगह पे? एक जगह पे काटेगी। इसका ऐसा ग्राफ बनेगा, आगे हम बताएंगे, चर्चा करेंगे मेरे प्यारे भाई एवं बहन। इसका ग्राफ कैसा बनेगा तो इस प्रकार से बनेगा। और इसका ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी होती है। इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होती है और साथ में संगत रूप से होती है। किस रूप से? संगत रूप से। तो जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो इसका अद्वितीय हल होगा, इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होती है, याद रखिएगा। दूसरी पहला नंबर शर्त था। अब दूसरा नंबर शर्त को देखेंगे मेरे प्यारे भाई। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, जैसे ही हम लिखें अब तीनों में क्या किया जाए, कोई ऐसा दो समीकरण दिया गया है कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों आपस में बराबर है, तो उस कंडीशन में अगर a1/a2 बराबर b1/b2 के बराबर c1/c2 के तो हो तो अनंत हल होगा। इसका हल क्या होगा तो अनंत, यानी कि अनगिनत हल होगा, एक से अधिक हल होगा, यानी कि अनंत। कहने का मतलब कि ये एक रेखा पे काट रही तो अद्वितीय, और ये एक रेखा दूसरे रेखा पे जब गुजरती है तो उसी को हम बोलते हैं अनंत हल। जब ऐसा ग्राफ बन जाए कि कोई एक रेखा कटी और इसी रेखा पर दूसरा रेखा आ जाती है तो इसी ग्राफ को हम बोलते हैं अनंत हल। क्या बोलते हैं? अनंत, यानी कि गिनती नहीं किया जा सकता, अनंत तक कटते जा रहा है तो अनंत हल हो गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा कंडीशन आए कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होती थी लोग हो तो इसका अनंत हल होगा। और इसका ग्राफ कैसा होगा तो ग्राफ होगा भाई लोग संपाती। कैसा? संपाती कहने का मतलब क्या होता है कि जब एक रेखा दूसरे रेखा के इसी पर जाती है तो उसी को संपाती कहते हैं। एक रेखा पर दूसरी रेखा जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं? संपाती कहते हैं। तो इसका ग्राफ कैसा होता है? संपाती होता है। और इसका रूप कैसा होता है तो संगत और अपरिमित रूप से हल होता है। अगर इसका हल पूछे तो संगत और अपरिमित रूप से हल होता है। इसका तो a1/b2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रहेगा। तो इसका क्या होता है हल तो संगत और अपरिमित रूप से हल होता है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखिएगा तीसरा नंबर, यदि a1/a2 तो है बराबर b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं हो, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 के, लेकिन किसके बराबर? c1/c2 के बराबर नहीं हो, तो इसका कोई हल नहीं होगा, यानी कि कोई हल नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि ये एको जगह पे नहीं काटेगा। पहले का तो था एक जगह पे काट रहा, दूसरा का एकदम अनंत जगह पे काट रहा था, यानी एक दूसरे पे जा रहा था। और ये जो है ना ये एको जगह पे नहीं काट रहा है, यानी कहने का मतलब दोनों समानांतर जा रहा है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा हो तो इसका कोई हल नहीं होगा।
और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो समांतर होती है मेरे प्यारे भाई। इसका ग्राफ कैसा, तो समांतर, और असंगत रूप से हल होता है। इसका हल पूछेगा तो असंगत रूप से हल होगा, यानी कोई हल नहीं होता। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो समानांतर बनेगी, ऐसा ग्राफ बनेगा मेरे प्यारे भाई। किसका, तो यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 तो उसका ग्राफ समांतर बनती है, याद रखिएगा मेरे प्यारे। तो इस सारे नोट पॉइंट को आप जल्दी से नोट कीजिए, नोट करो इतना मेरे प्यारे भाई। इसके बाद हम आगे देखेंगे अगला नोट पॉइंट क्या कह रहा है। तो आगे आप देखेंगे हम, आप जानेंगे कि क्या क्या होता है यहाँ पे, प्रतिच्छेदी क्या होता है, समपाती क्या होता है, समानांतर क्या होता है, ये सब के बारे में जानेंगे मेरे प्यारे भाई। तो सबसे पहले उतार लिए होंगे तो मिटाते हैं इसको। अब यहाँ पे हम क्या जानेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। अब हम जानेंगे मेरे प्यारे प्यारे दीदी बहनों एवं भाई लोग, अब हम जानेंगे कि समपाती क्या होता है, समांतर क्या होता है, ये सब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले प्रतिच्छेदी बात सुने थे, तो प्रतिच्छेदी क्या होता है इसके बारे में जानेंगे कि प्रतिच्छेदी क्या होता है। लिखेगा सब, जितने भी चीज लिखवा रहे नोट पॉइंट में सब भी लिखते चलिएगा दीदी लोग और बहने लोग, ठीक है। दीदी बहने एक ही चीज है, भाई लोग, ठीक है ना। तो प्रतिच्छेदी का मतलब जब एक रेखा दूसरी रेखा की किसी एक बिंदु पर, जब एक रेखा दूसरी रेखा की किसी एक बिंदु पर काटती, जब एक रेखा किसी दूसरे रेखा को एक बिंदु पर काटती है तो, एक बिंदु पर काटती है तो उसे ही प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, प्रतिच्छेदी कहते हैं। इसका ग्राफ कैसा, प्रतिच्छेदी कहने का मतलब यहाँ पे जैसे एक रेखा ही है मेरे प्यारे भाई, ये क्या है, एक रेखा है, ठीक है। आई रेखा कोई एक रेखा और आती है और एक जगह पे काटती है, देखो तो कितनी जगह काटती है, एक ही जगह पे ना काट रही है, तो यही जो बिंदु होगा यही प्रतिच्छेदी बिंदु हो जाएगा। इसी को प्रतिच्छेदी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई, प्रतिच्छेदी कहते हैं। तो बस प्रतिच्छेदी का मतलब आपका यही था। अब हम क्या जानेंगे, तो प्रतिच्छेदी जान लिए। उसके बाद हम क्या देखे थे, नया वर्ड एक समपाती देखे थे। क्या देखे थे मेरे प्यारे भाई, समपाती। तो चलो समपाती के बारे में जान लेते हैं कि समपाती क्या होता है। तो समपाती जब कोई रेखा एक दूसरे पर जाती है, जब कोई दो रेखा एक दूसरे पर जाती है तो उसे समपाती, उसे क्या कहते हैं, समपाती कहते हैं। कहने का मतलब कुछ नहीं समझो, जैसे ये वो रेखा है, ठीक है, ये एक रेखा आप देखिए मेरे प्यारे भाई, ये एक रेखा है, ठीक है, ये जा रहा है। ये रेखा के नाम मान लिया जाते थे ए बी, क्या नाम दे दिए, ए बी। और इसी पर एक और रेखा यहाँ से निकलती है, और इसी पर एक रेखा जा रही है जिसका नाम दे दें सी, यहाँ से चलना प्रारंभ किया डी, यहाँ ये आगे जा रहा है, ठीक है। तो एक रेखा जब दूसरे पे जाती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, तो समपाती बोलते हैं मेरे प्यारे भाई। तो ये समपाती रेखा हो गया, ये क्या हो गया, तो प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। क्या हो गया, बहन लोग जल्दी बताओ, दीदी लोग, क्या हो गया, प्रतिच्छेदी। इसको क्या बोलेंगे, समपाती रेखा। अब हम एक नया क्या है, तो एक नया था आपका समानांतर। तो आप पढ़ेंगे समानांतर, इसको जल्दी से उतार लिए। अब समानांतर के बारे में जान लेते हैं कि समानांतर क्या होता है। तो जब एक रेखा दूसरे के समान दूरी पे हो, हमेशा दूरी बढ़े या घटे नहीं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, समांतर कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखना चाहे समांतर, तो समांतर किसको कहते हैं, जब दो रेखा के बीच की दूरी आपस में हमेशा बराबर हो। जब दो रेखा की बीच की दूरी आपस में हमेशा क्या हो, आपस में हमेशा बराबर हो,
बराबर हो उसे क्या कहते हैं, समांतर कहते हैं, समानांतर कहते हैं, समानांतर कहते हैं। समानांतर का जल्दी बताओ, जैसे कि देखो एक वही रेखा जा रही है, ठीक है, एक रेखा जा रही है, इसी के जस्ट सामने एक और रेखा जा रही है, आई दोनों के जो बीच की दूरी है ना बाबू हमेशा बराबर, यानी यहाँ भी उतनी दूरी, यहाँ भी, यहाँ अगर 5 मीटर है तो यहाँ भी कितना मीटर होना चाहिए, 5 मीटर। अगर दोनों के बीच की दूरी 5-5 मीटर एनी टाइम, यानी कि जहाँ भी जा रहा है 5-5 मीटर है, तो समझना ये जो रेखा मान लीजिए ए बी है और नीचे वाला सी डी नाम देते हैं, तो ए बी सी डी के हमेशा क्या कहलाएगी, समानांतर। जब बीच की दूरी समान हमेशा, तो ये जो रेखा दोनों कहलाएगी एक दूसरे के क्या कहलाएगी, तो भैया समानांतर कहलाएगी, क्या कहलाएगी, समानांतर कहलाएगी। अब इसके बाद समानांतर जान गए हैं तो और कई सारे नोट पॉइंट है उसके बारे में हम जानेंगे मेरे प्यारे भाई लोग। जैसे अब हम जानेंगे ब्रज गुणन विधि का एक सूत्र होता है, उस ब्रज गुणन विधि के सूत्र के बारे में जानेंगे कि ब्रज गुणन विधि का सूत्र क्या होता है। तो चलिए ये लिख लीजिए आप, क्या होता है ब्रज गुणन विधि सूत्र देखेंगे। यहाँ पे आपका ब्रज गुणन विधि, इसका ये सब का प्रयोग है मेरे प्यारे भाई, सब ऑब्जेक्टिव पूछता है। ब्रज गुणन विधि से आपको 2 नंबर में क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो आप जो बताएंगे उसको ध्यान से आप देखते चलिएगा और इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा। तो ब्रज गुणन विधि क्या है, यहाँ पे लिख लीजिएगा बहुत ही अच्छे राइटिंग में आप अपने नोट कॉपी में, कि ब्रज गुणन विधि से हल करने के लिए सूत्र, ब्रज गुणन विधि का सूत्र किसका मेरे प्यारे भाई, तो ब्रज गुणन विधि का सूत्र देखेंगे। तो ब्रज गुणन विधि का सूत्र याद रखिएगा क्या होता है, तो x बटा b1c2 माइनस b1 है c2 है माइनस b2c1, क्या होता है b2c1 बराबर y बटा c1a2, क्या होता है मेरे प्यारे भाई c1a2, जल्दी बताओ दीदी लोग, c1a2 पहले ही पढ़ा दिया गया, c2a1, क्या होता है c2a1 और बराबर 1 बटा क्या होता है, तो बताना 1 बटा क्या होता है a1b2, क्या होता है a1b2 माइनस a2b1, यही ना होता है। तो हाँ भैया इस फार्मूला को आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। इस फार्मूला का प्रयोग आप जब ब्रज गुणन विधि से आप क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे तो वहीं पे आपका जरूरत पड़ेगा, समझे दीदी लोग। तो इसको याद कर लीजिएगा, पहले भी आपको पढ़ा दिया गया है आपको ऑफलाइन क्लास में, और जो भाई लोग हमसे खाली ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपने ऑफलाइन कोचिंग में तो जरूर पढ़े होंगे, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। कहा है कि हम बेसिक लेक्चर करवा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए जब क्वेश्चन करवाएं तो कुछ नया चीज है, तो इसको याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे भाई। ये फार्मूला है किसका, तो ब्रज गुणन विधि का। और 2-4 फार्मूला होता है तो लिख लीजिएगा। एक फार्मूला लिखिएगा, स्टार मार के लिख लीजिए, दूरी बराबर, ये सब फार्मूला आपको काम देगा मेरे प्यारे भाई। तो दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है जल्दी बताओ, चाल गुने समय होता है, चाल गुने समय, क्या होता है चाल गुने समय। यहीं से आपका 3 फार्मूला खुलता है। जल्दी आपको पूछे कि चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर याद रखिएगा दूरी बटा समय होता है, क्या होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब यहीं से एक और फार्मूला पूछ दे मेरे प्यारे भाई, दूरी हो गया चाल हो गया, आप समय बराबर पूछ दे, क्या बराबर कि समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर का फार्मूला हो जाएगा क्या, तो दूरी बटा चाल, क्या होता है दूरी और बटा चाल, यानी कि दूरी में जब चाल से भागा देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, समय निकल के आ जाएगा। यानी इसे 3 फार्मूला। अब अगला फार्मूला देखेंगे मेरे प्यारे भाई। अब आपका अगला देखा जाए तो धारा के अनुकूल चाल बराबर, धारा के अनुकूल चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, तो धारा के अनुकूल चाल बराबर फार्मूला आपका हो जाता है, याद रखिएगा, तैराक की गति प्लस धारा की गति, तैराक की गति प्लस, लिखिएगा तैराक की गति प्लस धारा की गति, यही आपका क्या हो जाएगा फार्मूला। आप देखिएगा और एक फार्मूला होता है मेरे प्यारे भाई, उस फार्मूला के भी लिख लीजिएगा। धारा के प्रतिकूल चाल, आप कोई पूछे कि धारा के प्रतिकूल चाल क्या होता है, धारा के अनुकूल लिखेंगे, आप लिखेंगे धारा के प्रतिकूल चाल, तो धारा के प्रतिकूल चाल लिख लीजिएगा मेरे प्यारे। तैराक की गति माइनस धारा की गति, तैराक की गति माइनस धारा की गति होता है, क्या होता है धारा की गति,
यही आपका फार्मूला, इतना ही फार्मूला है, बस याद करना है मेरे प्यारे भाई। इस चैप्टर में नोट पॉइंट जितना था नोट पॉइंट लिखवा दिए, फार्मूला था फार्मूला लिखा दिए, और कुछ चीजें हैं तो और कुछ चीज आपको बताते हैं क्या है। तो इसमें इतना चीज पहले आप लिखिए, जल्दी लिखिए मेरे प्यारे भाई। क्या लिखना है, तो ब्रज गुणन विधि का सूत्र क्या आता है, तो x बटा b1c2 माइनस b2c1 होता है बराबर y बटा c1a2 माइनस c2a। यहाँ पे याद करने का तरीका देखो, b1c2 b2c1 b1c2 b2c1, यहाँ पे बीच माइनस सब में लगेगा। यहाँ पे क्या है c1a2 तो यहाँ c2a2, यहाँ पे c1a2 तो c2a1 हो गया, यहाँ पे 1 था तो यहाँ 2 आया, यहाँ 2 था तो 1 आया। इस प्रकार से आपको याद करना है ब्रज गुणन विधि। फिर दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है, धारा के अनुकूल चाल तराक की गति प्लस धारा की गति। ये सब आपको बस याद कर लेना, थोड़ा थोड़ा माइंड में रखना है। आपको जब क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाएंगे तो वहां पे आपको काम देगा ये सब मेरे प्यारे भाई। तो इसको जल्दी से नोट कीजिए और उतारिए, और आगे देखते हैं कि आगे आपको क्या बताना है। अगर आपको आगे कोई पूछे कि अब एक और क्वेश्चन कि रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, तो रैखिक समीकरण का घात याद रखिएगा। आपका कोई पूछ दे कि रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, रैखिक समीकरण का घात तो याद रखिए कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है मेरे प्यारे भाई, 1 होता है। रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, जल्दी बताओ। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, 1 होता है। तो इस प्रकार से आप जितना भी नोट पॉइंट लिखवाएं, वो जो a1 बटा a2 b1 बटा b2 इस प्रकार के नोट पॉइंट जो लिखवाएं उस सब को देख लीजिएगा। अगर दो रेखा समपाती होती है तो उसका हल क्या होगा, तो उसका हल अनंत होगा। इस प्रकार से आप सब देख लीजिएगा। इस प्रकार से आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है मेरे प्यारे भाई। अगर दो रेखा प्रतिच्छेदी होती है तो उसका कितना हल होता है, तो एक हल होता है। इस प्रकार से आप याद कर लीजिएगा सारी चीजों को। तो जितना भी आपका नोट पॉइंट इस चैप्टर से बनता था, बेसिक चीजें थी, सारी बेसिक चीज का क्लियर करवा दिए मेरे प्यारे भाई। तो उम्मीद करते हैं कि सारे नोट पॉइंट और सारे फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे और दिमाग में, फेफड़ा में, दिल में धस गया होगा। दीदी लोग धसा कि नहीं धसा, जल्दी कमेंट में कमेंट करो। एकदम कमेंट लिख के कहना, तुम लोग अनपढ़ जैसा काम करती हो, बताओ भैया को लिखना कि भैया बहुत अच्छा से समझ में आया। जो भी आपको नहीं भी समझ में आया तो गाली गलौज कर देना, निर्वंशा जो भी है गाली आता है ना, वो गालियाँ लिख देना कमेंट में, ठीक है ना दीदी लोग। तो आप लोग गाली तो देवे करती हैं मने मने, हमारा पता है, तो गाली लिख देना कमेंट में भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे प्यारे भाई लोग एवं दीदी लोग और बहनें लोग जो भी हैं देखने वाली, सबको धन्यवाद। और वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे मेरे प्यारे भाई लोग।